आज है 13 नवंबर गुरुवार का दिन। नमस्कार। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधिश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौड़ियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। सुनिए ऑटोमेटेड आवाज में। हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। जरूरी खबरें और विश्लेषण। शोर कम, रोशनी ज्यादा। आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव की मतगणना से पहले आरजेडी की उस चेतावनी पर जिसने सियासी हलचल मचा दी है, और जानेंगे कि कैसे जनादेश पर सड़कों के नेपाल बांग्लादेश बनने की बात कहने वाले नेता पर केस दर्ज हो गया है। दिल्ली के जहरीले धुएं पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि मास्क भी फेल हो गए हैं। लाल किला धमाके की जांच में तुर्की कनेक्शन, पढ़े लिखे डॉक्टर और हजारों किलो विस्फोटक की बात सामने आई है। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग ने एग्जिट पोल्स को क्यों जानबूझकर जारी की गई झूठी एक्सरे रिपोर्ट कहा है, इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। और न्यूयॉर्क में ज़ोहरान ममदानी की जीत पर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी के क्या मायने हैं और हिंदुत्व समर्थक इससे क्यों डरे हुए हैं, इसका भी विश्लेषण करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग ने बिहार चुनाव के नतीजों से पहले आए एग्जिट पोल्स की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इन एग्जिट पोल्स की तुलना एक ऐसी झूठी एक्सरे रिपोर्ट से की है, जिसे किसी स्वस्थ व्यक्ति को सदमे से मारने के लिए जानबूझकर दिया जाता है। हरकारा डीप डाइव पॉडकास्ट पर एक बातचीत में गर्ग ने कहा कि यह चुनावी अनुमानों में हुई कोई गलती नहीं, बल्कि सत्ता के पक्ष में माहौल बनाने के लिए एक सोचा समझा खेल है। उन्होंने कहा कि यह किसी बाबू की गलती नहीं, बल्कि नतीजों से पहले ही एक नैरेटिव सेट करने का जानबूझकर किया गया काम है। गर्ग ने मौजूदा राजनीतिक नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि जब सत्ता में बैठे लोग झूठ के सहारे टिके रहना चाहते हैं, तो उन्हें अपने आसपास झूठ बोलने वालों की ही फौज चाहिए। इसी संदर्भ में उन्होंने दावा किया कि एनडीटीवी को अदानी ने इसलिए नहीं खरीदा कि वो मुनाफे वाला चैनल था, बल्कि इसलिए खरीदा कि वो मोदी को हरवा सकता था। उनका तर्क था कि सत्ता सच बोलने वाली आवाज़ों से डरती है। उनके अनुसार ये एग्जिट पोल नतीजों में संभावित हेरफेर के लिए एक वैचारिक जमीन तैयार करते हैं। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यह समस्या सिर्फ एग्जिट पोल तक सीमित नहीं है, बल्कि चुनाव आयोग से लेकर न्यायपालिका तक सभी संस्थाएं दबाव में हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना से एक दिन पहले राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता सुनील सिंह ने एक तीखी चेतावनी जारी की है। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर इस बार जनादेश पलटने की कोशिश हुई तो बड़े पैमाने पर सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं। सिंह ने कहा, यदि आप उस व्यक्ति को हराते हैं जिसे जनता ने अपना जनादेश दिया है, तो वही दृश्य जो आपने नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका की सड़कों पर देखे थे, बिहार की सड़कों पर भी देखे जाएंगे। इन टिप्पणियों के बाद बिहार के पुलिस महानिदेशक ने बताया कि इस भड़काऊ बयान पर एक एफआईआर दर्ज की जा रही है। हालांकि कई सोशल मीडिया यूजर्स ने सवाल उठाया है कि अगर जनादेश चुराया जाता है तो सार्वजनिक विरोध की चेतावनी देना उकसावा कैसे हो सकता है। राष्ट्रीय राजधानी में छाई घनी धुंध के बीच वायु गुणवत्ता गंभीर स्तर पर पहुंच गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। गुरुवार को एक सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि मास्क भी अप्रभावी हो गए हैं और वकीलों से ऑनलाइन सुनवाई में शामिल होने का आग्रह किया। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, दिल्ली में हवा की गुणवत्ता उस बिंदु पर पहुंच गई है जब नागरिकों की सुरक्षा के लिए मास्क शायद पर्याप्त न हो। स्थिति बहुत बहुत गंभीर है। शीर्ष अदालत ने पहले भी अधिकारियों को वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में विफल रहने के लिए फटकार लगाई थी और पराली जलाने पर पंजाब और हरियाणा की सरकारों से जवाबदेही मांगी थी। टेलीग्राफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के लाल किले के पास कार विस्फोट के 3 दिन बाद जांच में एक आतंकी साजिश की कड़ियां सामने आई हैं। इसमें कट्टरपंथी डॉक्टर, फर्जी पहचान, रेकी के लिए इस्तेमाल हुई कई गाड़ियां, एक तुर्की कनेक्शन और 3000 किलोग्राम से ज्यादा विस्फोटक रसायन शामिल हैं। इस घटना में मरने वालों की संख्या अब 13 हो गई है। ये धमाका 10 नवंबर को हुआ था, जिसमें पुलवामा के 28 वर्षीय डॉक्टर उमर नबी द्वारा चलाई जा रही कार फट गई थी। जांच में सामने आया है कि उमर और एक यूनिवर्सिटी के फैकल्टी सदस्य डॉक्टर मुजमिल ने 2021 में तुर्की की यात्रा की थी, जहां वे कट्टरपंथी बने। जांच में कहा गया है कि कम से कम 8 संदिग्ध अलग अलग शहरों में एक साथ धमाके करने की तैयारी कर रहे थे। जांचकर्ता इसे व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का हिस्सा मानते हैं, जिसमें उच्च शिक्षित पेशेवर शामिल हैं। डीएनए परीक्षणों ने पुष्टि की है कि विस्फोट स्थल पर मिले अवशेष उमर नबी के थे। अब तक एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में लगभग 3000 किलोग्राम विस्फोटक रसायन जब्त किया है। दिल्ली में कार बम विस्फोट के एक दिन बाद कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान
इसी के कैंपस में मुस्लिम विरोधी नारे लिखे पाए गए। ऑल्ट न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार 11 नवंबर को लड़कों के हॉस्टल के मुख्य प्रवेश द्वार पर मुसलमानों और कुत्तों को परिसर में प्रवेश नहीं करना चाहिए जैसे नफरती नारे लिखे देखे गए। छात्रों ने इस मामले की शिकायत संस्थान प्रशासन से की। संस्थान की निदेशक ने सार्वजनिक रूप से इस कृत्य की निंदा की और जांच का वादा किया। बाद में संस्थान ने एक बयान जारी कर इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि दिल्ली धमाके के संबंध में कथित तौर पर आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट करने के आरोप में असम में 9 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले भी 5 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। साउथ फर्स्ट में एन वेणुगोपाल ने चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। वह लिखते हैं कि तेलंगाना उपचुनाव के दौरान भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री बंडी संजय ने एक भाषण में चुनाव को हिंदुओं और मुसलमानों के बीच युद्ध के रूप में चित्रित किया, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है। उन्होंने कहा, यह हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एक युद्ध है। इन टिप्पणियों पर चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। वेणुगोपाल लिखते हैं कि नियामक संस्थाओं के चुप रहने से वे अपराध में भागीदार बन जाते हैं। लेख के अनुसार चुनाव आयोग अब एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था नहीं रही, बल्कि सरकार की एक पॉकेट संस्था में बदल दी गई है, और यह बात अब किसी से छिपी नहीं है। द वायर की एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 का बिहार चुनाव बेहद करीबी था। एनडीए ने 125 सीटें जीती, जो बहुमत से सिर्फ 3 ज्यादा थी, जबकि महागठबंधन को 110 सीटें मिलीं। हालांकि लोकप्रिय वोट लगभग बराबर थे। एनडीए को 37.26% और एमजीबी को 36.58% वोट मिले। कुल 20 सीटें 1% से कम के अंतर से तय हुई और 11 सीटों पर जीत का अंतर 1000 वोटों से भी कम था। इस चुनाव में बीजेपी की उच्च स्ट्राइक रेट ने एनडीए को बढ़त दी। बीजेपी ने अपनी 110 में से 74 सीटें जीतीं, जबकि जदयू 115 में से सिर्फ 43 सीटें जीत सकी। द वाया में अजय आशीर्वाद महाप्रशस्त लिखते हैं कि नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में अति पिछड़ा वर्ग और महादलितों के लिए काम करके अपना एक मजबूत जनाधार बनाया। इसी वजह से बिहार में भाजपा को मुसलमानों के खिलाफ पूरी तरह से आक्रामक होने की आज़ादी नहीं मिली। नीतीश ने हिंदुत्व को अपनी मंडल राजनीति पर हावी नहीं होने दिया। हालांकि उनके गिरते स्वास्थ्य को देखते हुए उनकी पार्टी को संकट का सामना करना पड़ सकता है। ये स्थिति भाजपा के लिए एक अवसर की तरह है, जो बिहार में पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए अपने समय का इंतजार कर रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक नया उपदेश दिया है कि हिंदुओं को मांसाहार खाना बंद कर देना चाहिए। द प्रिंट के अनुसार भागवत ने कहा कि हिंदू समाज में 72% लोग मांस खाते हैं और इसे ठीक करने की जरूरत है। इसे ठीक करने के तरीके पर उन्होंने सुझाव दिया, यदि वे मांस खाते हुए पाए जाते हैं तो उन्हें उनकी नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है। वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में विशेषज्ञों के हवाले से लिखा गया है कि मोदी सरकार लद्दाख में चीनी अतिक्रमणों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने में असमर्थ रही है। रिपोर्ट के अनुसार 2020 की झड़प के बाद बनाए गए बफर जोन ने भारतीय सेना को उन क्षेत्रों में गश्त करने से प्रतिबंधित कर दिया है, जहां वे पहले नियमित रूप से पहुंचते थे। आलोचकों का आरोप है कि भारत की मौन सहमति से चीन प्रभावी रूप से सीमा रेखाओं को अपने पक्ष में धकेलने में सक्षम रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें महाराष्ट्र सरकार को 2023 के अकोला दंगों की जांच के लिए हिंदू और मुस्लिम पुलिस अधिकारियों की बराबर संख्या वाली एक विशेष जांच दल सिट बनाने का निर्देश दिया गया था। राज्य सरकार ने तर्क दिया था कि यह आदेश संस्थागत धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन करता है। स्क्रोल की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती गांवों में चुनाव आयोग द्वारा किए जा रहे मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन को लेकर दहशत का माहौल है। निवासियों को डर है कि उनका नाम सूची से काट दिया जाएगा, जिसे वे नागरिकता खोने की दिशा में एक कदम के रूप में देख रहे हैं। एक निवासी ने कहा, असम में इसे एनआरसी कहा जाता था, यहाँ यह एसआईआर है। तृणमूल कांग्रेस के अनुसार इस प्रक्रिया के डर से 17 लोगों ने आत्महत्या कर ली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर देश भर में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित करेगी। चुनाव आयोग ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि दिल्ली में लोकसभा चुनाव प्रक्रिया की सीसीटीवी फुटेज नष्ट कर दी गई है। ये जानकारी वकील महमूद प्राचा की एक याचिका के जवाब में दी गई है। तृणमूल कांग्रेस के अनुसार चुनाव आयोग ने रातों रात बूथ स्तरीय एजेंट की नियुक्ति का नियम बदल दिया है। पहले बीएलए को उसी बूथ का निवासी होना जरूरी था, लेकिन अब उसी विधानसभा क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति बीएलए बन सकता है। टीएमसी का आरोप है कि यह बदलाव इसलिए किया गया क्योंकि भाजपा को बंगाल में हर बूथ पर एजेंट नहीं मिल रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से दोहराया है कि मतदाता सूची में शामिल होने के लिए पहचान के प्रमाण के रूप में आधार का उपयोग वैध है। प्रवर्तन निदेशालय ने जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष मनोज गौड़ को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में गिरफ्तार कर लिया है। उन पर घर खरीदारों से एकत्र किए गए धन को डाइवर्ट करने का आरोप है। येल विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे रक्षा विशेषज्ञ सुशांत सिंह का एक विश्लेषण कैरेवन पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। जून में न्यूयॉर्क के मेयर की दौड़ में जोहरान ममदानी की जीत के बाद भाजपा सांसद कंगना रनौत ने उन पर हमला किया। सुशांत सिंह लिखते हैं कि भारत के दक्षिणपंथी तंत्र का गुस्सा हिंदुत्व की वैचारिक कमजोरी को उजागर करता है। जोहरान की जीत पर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी भी बहुत कुछ कहती है। जोहरान हर उस चीज का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसे हिंदू दक्षिणपंथ नकारने की कोशिश करता है। उनका लोकतांत्रिक समाजवादी एजेंडा मोदी के क्रोनी कैपिटलिज्म के मॉडल के विपरीत है। लेकिन सबसे अक्षम्य बात उनकी मुस्लिम पहचान है, वह भी एक गुजराती मुस्लिम होना, जहां 2002 के दंगों की स्मृति को मिटाने की कोशिश की गई है। जोहरान का अस्तित्व उस नैरेटिव को ध्वस्त कर देता है। सुशांत सिंह ने ऋषि सुनक से तुलना करते हुए कहा कि मोदी समर्थकों ने सुनक के प्रधानमंत्री बनने का जश्न मनाया, लेकिन जोहरान को ऐसा कोई स्वागत नहीं मिला। जोहरान की जीत हिंदू दक्षिणपंथ को डराती है क्योंकि यह साबित करती है कि उनका विश्व दृष्टिकोण अपरिहार्य नहीं है। पाकिस्तान की संसद ने एक संवैधानिक संशोधन को मंजूरी दी है, जिसके तहत राष्ट्रपति और वर्तमान सेना प्रमुख को आजीवन प्रतिरक्षा प्रदान की गई है। ये संशोधन सैन्य शक्ति को भी मजबूत करता है। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक हजारों जेफरी एप्स्टीन ईमेल के खुलासे ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। इन ईमेल ने दोनों व्यक्तियों के बीच के संबंधों पर नई रोशनी डाली है। यह मुद्दा इसलिए भी बड़ा है क्योंकि ट्रंप ने इन फाइलों को जारी करने का वादा किया था, लेकिन बाद में वे मुकर गए। न्यूयॉर्क शहर के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी ने राष्ट्रपति ट्रंप का सामना करने के तरीकों पर कई डेमोक्रेटिक गवर्नरों के साथ निजी तौर पर बात की है। इन बैठकों से संकेत मिलता है कि ममदानी, जो एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हैं, पार्टी के अलग अलग विचारधारा वाले नेताओं से शासन पर सलाह ले रहे हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि भारत ने दिसंबर के लिए रूसी कच्चे तेल की खरीद को कथित तौर पर रोक दिया है, जो पश्चिमी प्रतिबंधों और अमेरिका के साथ चल रही व्यापार वार्ता का प्रभाव प्रतीत होता है। कम से कम 5 बड़े भारतीय रिफाइनरों ने अगले महीने के लिए रूसी तेल का कोई ऑर्डर नहीं दिया है। भारत पर अमेरिकी टैरिफ ने वहां खुले हीरों की बिक्री को कम कर दिया है। डेक्कन क्रॉनिकल की रिपोर्ट है कि भारतीय हीरा निर्यात के लिए आगे कठिन समय है। वहीं अलजीरा की एक रिपोर्ट के अनुसार बड़े टैरिफ ने भारतीय झींगा उद्योग को भी एक घातक झटका दिया है। केंद्र सरकार की पीएम जनमन योजना के तहत झारखंड में आदिवासी समूहों के लिए बहुउद्देशीय केंद्र बनाए जा रहे हैं, लेकिन स्क्रॉल की एक रिपोर्ट में पाया गया कि कई लोगों ने इस योजना के बारे में सुना भी नहीं था और कुछ मानते हैं कि मोदी सरकार उनके लिए मैरिज हॉल स्थापित कर रही है। जेमन वॉच द्वारा जारी क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के अनुसार पिछले 30 वर्षों में खराब मौसम की घटनाओं से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले देशों में भारत 9वें स्थान पर है। इन 3 दशकों में लगभग 170 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ और 80,000 से अधिक मौतें हुईं। 74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व कर रही रोमा रियाज ने जब साड़ी पहनी तो उनकी पसंद पर सवाल उठाए गए। उन्होंने जवाब देते हुए साड़ी को एक साझा दक्षिण एशियाई सांस्कृतिक विरासत बताया और लिखा, साड़ी पर किसी सीमा का अधिकार नहीं है। साड़ी उतनी ही पाकिस्तानी है जितनी सलवार कमीज। आज के लिए इतना ही। हमें अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव और टिप्पणी जरूर बताएं। मिलेंगे हरकारा के अगले अंक के साथ। हरकारा सबस्टैक के अलावा व्हाट्सएप, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, स्पॉटिफाई और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। शोर कम, रोशनी ज्यादा। जीते हैं यहाँ दुनिया को धोखा देकर। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया।